गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम नीरज कुमार। तो कल हमने पावर शेयरिंग लेसन शुरू किया था 10th क्लास का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। तो उसमें हमने जनरली पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में कैसे पावर शेयरिंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने दो प्रॉब्लम्स जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ इसमें श्रीलंका के जो मेजोरिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम है उसको भी पढ़ा था कि कैसे एक जो क्लास है वो रूल करती है पूरी कंट्री पे, और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके जो राइट्स हैं उनको नेगलेक्ट किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, सब टॉपिक है पावर शेयरिंग का, वो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में कैसा सिस्टम है पावर शेयरिंग का, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब बेल्जियम की बात हम करते हैं तो ये एक डिफरेंट टाइप के इन्होंने जो है पाथ चूज़ किया है। इन्होंने रिकॉग्नाइज़ की थी एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की 1970 और 1993 के बीच में। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 4 बार बदला है, उसको अरेंज किया, और ताकि उस कंट्री में सभी जो हैं मिलजुल के रहें। और ये अरेंजमेंट जो उन्होंने किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अच्छे तरीके से उसने काम किया। उसमें नए नए इनोवेशन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे हम बेल्जियम मॉडल की। तो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर थे वो उनकी इक्वल होने, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल थे। और कुछ स्पेशल लॉज जो हैं वो रिक्वायर्ड, उनकी ज़रूरत थी कुछ स्पेशल लॉज की, ताकि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो हैं हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से हों। और उसके बाद 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो इससे क्या हो सकता था कि एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है सिंगुलरली डिसीजंस नहीं ले सकती थी। उसके बाद जो मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं थी। उसके बाद ब्रसल्स जो है उसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी, इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो हैं उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसल्स में एक्सेप्ट कर ली, और डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ 3 काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा 3 किस्म की गवर्नमेंट थी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज के पीपल जो हैं वो अपनी सरकार को कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुन सकते थे, जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। पूरी कंट्री में वो कहीं भी रहते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। उसके बाद आप बेल्जियम मॉडल में ये समझेंगे कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। वहाँ के लोग जो नेटिव पीपल हैं वहाँ के बेल्जियम के, वो भी इन लॉज को काफ़ी हद तक नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इन अरेंजमेंट्स के कारण जो है काफ़ी अच्छा पावर शेयरिंग की एग्जांपल आपको देखने को मिलती है। और इससे क्या हुआ कि सिविक स्ट्राइफ जो है, जो दो मेजर ग्रुप्स के बीच में टेंशन क्रिएट होती थी, वो भी कम हुई है। और काफ़ी सारी यूरोप की कंट्रीज़ इकट्ठी आके उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई। ब्रसल्स जो है उसको हेडक्वार्टर चुना गया। तो ये इसी कारण है कि वहाँ के पीपल जो लोग हैं वो लड़ाई झगड़े के बजाय उन्होंने एक प्रॉब्लम का सल्यूशन किया, इकट्ठे रहने उनकी प्रॉब्लम का। और
हमें इन दो स्टोरीज से क्या देखने को मिलता है बेल्जियम और श्रीलंका की, तो बोथ आर डेमोक्रेसीज। श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और बेल्जियम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो उनका जो मेन इसमें हमने पढ़ा है वो ये है कि इसमें क्वेश्चन है पावर शेयरिंग। बेल्जियम जो है उसमें लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि कंट्री की यूनिटी के लिए सबकी जो रिस्पेक्ट है, सबकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, और हर एक कंट्री के इंटरेस्ट को उन्होंने और रीजन्स को जो है वो रिस्पेक्ट की उनकी। और इसी से क्या हुआ कि सब ने म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लिया जो अरेंजमेंट पावर शेयरिंग के बनाए गए। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अपनी डोमिनेंस शो करना चाहती थी दूसरों के ऊपर, और इससे क्या हुआ, उन्होंने पावर को शेयर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, और इससे क्या हुआ, जो यूनिटी ऑफ द कंट्री है वो खतरे में पड़ गई। तो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न हैं इसके लिए, पावर शेयरिंग के लिए। फर्स्ट जो है, पावर शेयरिंग गुड है बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग से क्या होता है कि सोशल ग्रुप्स के बीच टेंशन नहीं होती, और सोशल कन्फ्लिक्ट जो है वो वायलेंस का शक्ल ले लेता है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री में आ जाती है। तो पावर शेयरिंग एक अच्छी चीज़ है स्टेबिलिटी इन लाने के लिए पॉलिटिकल ऑर्डर में। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. तो अपनी जो मेजॉरिटी की विल है वो दूसरों पे थोपना एक अच्छी चीज़ लग सकती है, लेकिन कम समय के लिए, क्योंकि लॉन्ग रन में ये नेशन की यूनिटी को खतरे में डालती है। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर मिनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रियून टू मेजॉरिटी एज वेल। तो मेजॉरिटी को भी ये ख़त्म कर देती है, सिर्फ मिनॉरिटी पे इसका असर नहीं होता। तो सेकंड जो रीज़न है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, वो है कि डीपर रीज़न वो पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। तो डेमोक्रेटिक रूल में पावर उनसे शेयर की जाती है जो कि रूल के उस रूल से अफेक्टेड होंगे, और हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर बी गवर्न। तो लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो उनको कैसे रूल उनके ऊपर किया जाएगा। लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है इज़ वन विच वेयर सिटीजन थ्रो पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। तो उनका एक भागीदारी होती है लोगों की सरकार में। तो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल। तो पहले किस्म का जो रीज़न हमने अभी पढ़ा वो प्रूडेंशियल रीज़न है, और सेकंड जो है वो मॉरल रीज़न है। लेकिन प्रूडेंशियल रीज़न जो है वो स्ट्रेस देता है पावर शेयरिंग विल ब्रिंग और बेटर आउटकम्स। तो मॉरल रीज़न यही है कि द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। तो उसके बाद बात करते हैं एनएटे जो है स्टडीज़ इन डच मीडियम स्कूल इन नॉर्थन रीजन ऑफ बेल्जियम। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन द हर स्कूल वांट टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। Salvi study in the school in northern region of Sri Lanka. All the students in her school are Tamil speaking. They want the medium of instruction to be Tamil. The parents of NAT and Salvi were to approach respective government to realize the desire of the child who is more likely to succeed and why. तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, पीछे जो हमने दो केसेस स्टडी किए हैं उनमें से, कि आप बताएं कि NAT सक्सेसफुल होगी या फिर सैलवी सक्सेसफुल होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो NAT वो सक्सेसफुल होगी, क्योंकि बेल्जियम में जो है बात सुनी जाती है, हर कम्युनिटी को जो है इक्वल भागीदारी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए यहाँ पे मोर लाइकली टू बी जो उसका
जो उसकी डिज़ायर है वो सुनी जाएगी। और सेल्वी जो है वो श्रीलंका में है, तो श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन रूल है, तो इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे उसकी बात ना सुनी जाए। तो नेक्स्ट है खलील जो है, एज़ यूजुअल विक्रम वाज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर ए वो ऑफ साइलेंस एंड बेताल वाज द पिलियन राइडर। As usual, Vetal started telling Vikram a story to keep him awake while driving. This time the story went as follows. तो विक्रम बेताल की जैसे आपको कहानियाँ पता हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। इन द सिटी ऑफ बैरूत देयर लिव्ड ए मैन कॉल्ड खलील। तो बैरूत सिटी में जो है खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके पेरेंट जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते थे। हिज फादर वाज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और मदर जो है एक सुन्नी मुस्लिम थी। This was not so uncommon in this modern कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी में ऐसा जो है अनकॉमन सा था। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज़ दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बैरूट। दे लिव्ड टुगेदर intermingled yet fought a better civil war among themselves. One of Khalil's uncle was killed in the war. At the end of the civil war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. As per these rules, the country's president must belong to minority sect of Catholic Christian. The prime minister must be from Sunni Muslim community. The post of deputy prime minister is fixed for Orthodox Christian sect, and that the speaker for Shia is Muslim. Under this pact, the Christian agreed not to seek French protection, and the Muslim agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. When the Christian and Muslim came to this agreement, they were nearly equal in population. वो बराबर थे population में. Both sides had continued to respect this agreement through. So now the Muslim are in clear majority. Khalil does not like this system one bit. खलील को ये पसंद नहीं था, और he is a popular man with political ambition, but under the present system the top position is out of his reach. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो टॉप की पोजीशन है वो अब उस पर नहीं जा सकता. He does not practice either his father's or mother's religion and does not wish to be known by either. He cannot understand why Lebanon can't be like any other normal democracies, just hold an election